हेलो, आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में से बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जब हम लोगों को किसी मिश्रित पदार्थ को पृथक करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं तो हम लोग चाय को छान कर ही पीते हैं, मतलब कि चाय और उसमें जो चपत्ती है दोनों को अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चलनी द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कंडीशन हमारे जीवन में आते हैं जब हम लोग को अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कौन कौन से कंडीशन है और कौन कौन से विधि से पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, मिश्रण को अलग किया जाता है, ये सारी विधियाँ इस चैप्टर में पढ़नी है हम लोगों को। ठीक है, देखिए फसल कटाई के पश्चात और कब हम लोग करते हैं। देखिए, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। ठीक है, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, ये भी किया जाता है। ठीक है, रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी पृथक जो है ये हमारे दैनिक जीवन का पार्ट है। ठीक है, कदाचित हमारे नमकीन दलिया व पोहा खाया होगा। आप लोग कभी दही और पोहा जरूर खाए होंगे। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च को खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाला जाता है। अगर आप दलिया और पोहा खाए होंगे तो देखिए उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च होती है, और मिर्च तो आप खाएंगे नहीं, तो आप मिर्च को साइड में निकाल के अलग करेंगे तभी खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोगों को क्या है, मिश्रण से पृथक करने की आवश्यकता पड़ी। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम अमरूद भरे हैं। ठीक है, कल्पना कीजिए कि एक टोकरी है और उसी एक टोकरी में आम और अमरूद भरा पड़ा है, और आपको कहा गया है कि दोनों को अलग किया जाए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, आपको इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? हाँ, सही है, क्योंकि आम और अमरूद को अलग करना है तो हम आम को किसी अलग बर्तन में रख देंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, आसान भी है कि एक टोकरी से आम और अमरूद अलग करना है तो इसे हाथ से उठाकर हम लोग अलग कर सकते हैं। परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटी हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। मान लीजिए कि आम और अमरूद था तो आप आसानी से अलग कर लिए, लेकिन अगर छोटा कोई पदार्थ है, आपस में मिश्रण है लेकिन काफ़ी छोटा है, तो उसे अलग करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कल्पना कीजिए कि आपको रेत और नमक का मिश्रण से भरा कोई गिलास दे दिया गया है। ठीक है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। ठीक है, आपको बालू और नमक मिला दिया गया और बोला गया हाथ से उसको अलग कीजिए, तो ये तो सोचना भी असंभव है, होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप एक दिया हुआ है। क्रियाकलाप क्या कह रहा है, सारणी 3.1 कॉलम 1 में, तो पूरा हम लोग ये कॉलम ही पढ़ लेते हैं सारणी से। अच्छा देखिए कॉलम, देखिए क्या बोल रहा है, पृथक प्रक्रम, चावलों से पत्थरों को पृथक करना। अगर हम लोग चावल में से पत्थर को पृथक करेंगे तो इसका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, तो दो विभिन्न उपयोगी पदार्थों का पृथक करना। अगर चावल से पत्थर निकालेंगे तो दो विभिन्न उपयोगी पदार्थ को हम लोग अलग कर रहे हैं, और हम लोग जो पृथक करेंगे उसको हम लोग फेंक देंगे, जो पत्थर निकलेगा अब उसे फेंक देंगे हम लोग। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। ठीक है, दूध का मंथन करके मक्खन मिलता है। उपयोगी अवयव को दूर करते हैं और अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, तो हानिक अवयव अथवा अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ठीक है, पृथक करके, और हम दोनों अवयव का उपयोग करते हैं। ठीक है, चाय का भी और उसका जो पत्ती छन गया उसको भी बहुत लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है, आगे है प्रक्रम का उद्देश्य तथा पृथक्करण अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसके मिश्रित हानिकारक तथा उपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मतलब हम लोग जब भी कोई मिश्रण से अलग करते हैं तो हम लोग उपयोगी पदार्थ को और जो हानिकारक पदार्थ है वो दोनों को अलग करते हैं। ठीक है, जो उपयोगी है रखते हैं, जो हानिकारक है उसे फेंक देते हैं। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है भिन्न। मान लीजिए कि आप चावल में से कंकड़ निकाल रहे हैं तो चावल का जो साइज़ है वो बड़ा होगा और कंकड़ का साइज़ छोटा होगा। ठीक है, तो दोनों का साइज़ में भी अंतर हो सकता है। ये पदार्थों के 3 अवयव जैसे कि ठोस, द्रव्य, गैस से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मिश्रण बहुत कोई भी हो सकता है। ठोस भी मिश्रण हो सकता है, जैसे चावल और कंकड़ दोनों ठोस है मिश्रण। द्रव्य का भी मिश्रण हो सकता है, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, पानी में नमक घोल दें तो दोनों द्रव्य का मिश्रण हो गया। पानी में आप हो सकता है तेल डाल दें, ये भी द्रव्य का मिश्रण है। गैस का भी मिश्रण हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता हो। तो अगर मान लीजिए 2 द्रव्य आपस में मिला हुआ है, हम लोग क्या किए हैं, पानी में तेल डाल दिया, उसको कैसे अलग करेंगे। पानी में हम लोग दूध मिला दिया, उसको कैसे अलग करेंगे, तो काफ़ी मुश्किल होगा ये सब
और या फिर गैस में कोई दूसरा गैस मिला दिए, तो इस चीज़ को पृथक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ बहुत सारी विधियाँ दी हुई है पृथक करने का, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी विधियों से हम लोग मिश्रण पदार्थों को पृथक करते हैं। पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उपयोग करेंगे। इनमें से कोई विधियाँ उपयोग आपने अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला विधि है हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि का उपयोग आप लोग घर में भी किए होंगे कभी। ठीक है, देखिए पहले एक एग्जाम्पल है, उसके बाद हम लोग समझते हैं। दुकान में खरीदे गए अनाज एक पैकेट कक्षा में लाइए। ठीक है, अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्य देख पा रहे हैं? ठीक है, आपको कोई अनाज लाना है दुकान से खरीद कर या फिर घर से, और उसे किसी कागज़ पर रख देना है और चेक करना है कि जितना भी आप अन्न, यानी मान लीजिए चावल ही लाए हैं, तो सब एक जैसा चावल है, उसमें कुछ भिन्नता है। क्या इनमें पत्थर के टुकड़े हैं? हो सकता है, किसी किसी में पत्थर का भी टुकड़ा मिल जाता है, भूसी भी मिल जाता है, टूटे हुए अन्न भी मिल जाते हैं। ठीक है, अन्य खाद्य भी, जैसे कि चावल लाए तो एक गेहूँ भी मिल जाता है कभी कभी। आप अपने हाथ से पत्थर, टुकड़े, भूसे, अन्य कणों को पृथक कीजिए। उसको हाथ से आप आसानी से पृथक कर सकते हैं। ठीक है, हस्तचयन की इस विधि का उपयोग, इसे ही हस्तचयन कहा जाता है। हस्तचयन क्या होता है कि जब दो मिश्रण को हम लोग अपने हाथों द्वारा चुनकर या उठाकर उसे हम लोग पृथक करते हैं, तो उसे हस्तचयन विधि कहा जाता है। तो इसमें हस्तचयन विधि कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? तो गेहूं में कर सकते हैं, गेहूं से कोई कंकड़ निकालना है, चावल में से कोई कंकड़ निकालना है, दाल में से कोई मिट्टी का ढेला या कंकड़ निकालना है, तो हम लोग इसमें हस्तचयन का उपयोग कर सकते हैं। पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। मान लीजिए चावल में 2-4 ऐसे कंकड़ है, तो हाथ से तो ईजिली निकाल लेंगे। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन विधि द्वारा पृथक पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि होती है। ठीक है, आगे देखिए ये फिगर दिया हुआ है जिसमें हाथ से ये कंकड़ को बाहर निकाल रहा है बैठ के। अब देखिए दूसरा विधि है थ्रेशिंग विधि। हस्तचयन समझ में आया, हाथों द्वारा मिश्रण पदार्थ को अलग करना हस्तचयन विधि हो गया। अब अगला है थ्रेशिंग विधि। अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियाँ, सूखे पौधे के डंडे देखे होंगे। अगर आप लोग जैसे खेत में देखे होंगे कि जो गेहूँ है, चावल है, उसकी बहुत सारी डंडियाँ होती है। ठीक है, खलिहान होती है, तो उसकी बहुत सारी जितनी भी डंडियाँ है अनाज से कैसे अलग किया जाता है, तो ये थ्रेशिंग विधि द्वारा किया जाता है। और किस प्रकार से किया जाता है यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ते हैं हम लोग। पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, थ्रेशिंग विधि में क्या किया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई पौधा है और इस पौधा में से अनाज को अलग करना है, तो सबसे पहले उस अनाज को धूप में पूरी तरह सुखा दिया जाता है, गीला नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न लगे रहते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठों पर अन्न कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कहने का मतलब है कि ये क्या कह रहा है कि एक पौधा है। ठीक है, अब पौधा में क्या होता है, पहले इसको धूप में सिखा दिया गया और इस पौधा में बहुत सारे फल लगे हुए होते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत सारे फल लगे हुए होते हैं, तो कितना लगा हुआ इसका कल्पना कीजिए। किसान अन्न कणों के सूखे पौधे को इतनी गठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं, तो मतलब कि अगर धान का कोई पौधा है तो इतना बड़ा डंडा होगा और इसमें छोटा छोटा धान रहता है, तो अब सोचिए कि अगर इसको अलग करना है तो क्या इसको एक को हाथ से तोड़ेगा, हाथ से तोड़ने लगा एक को अलग करने के लिए, तब तो एक ही पौधा में कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है। अब आम अमरूद रहेगा तो ईजिली एक करके हम लोग तोड़ सकते हैं, उसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर गेहूँ का पौधा हुआ या फिर धान का पौधा हुआ तो हाथ से तोड़ कर अलग करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, परंतु अन्य आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अन्य क्या मतलब है, खाने वाला जो होता है, जैसे कि चावल गेहूँ हो गया। ठीक है, इसलिए इसको इसकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इनकी डंडियों से तोड़ना काफ़ी असंभव होता है। अब देखिए, इसलिए इसकी डंडियों से तोड़ना कैसे पृथक हो सकता है, असंभव होता है। अन्नों को उसकी डंडियों से कैसे पृथक किया जा सकता है। सूखे पौधे की डंडियों को अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। ठीक है, थ्रेशिंग विधि में क्या होता है कि अगर कोई पौधा है और उसमें बहुत सारे अन्न लगे हुए हैं और उसको सुखाकर अगर हम इस पौधा को पीटेंगे ना, तो क्या होता है कि जितना भी उसमें धान या फिर गेहूँ है वो झड़ कर नीचे गिर जाता है। ठीक है, अलग हो जाता है, उसी को थ्रेशिंग विधि कहा जाता है, पृथक किया जाता है। ठीक है, कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। मतलब कि क्या होता है कि इस विधि में, थ्रेशिंग विधि में क्या किया जाता है कि कोई पौधा है, इसमें बहुत सारे फल है। ठीक है, छोटा छोटा धान का है और इसमें क्या किया जाता है, कोई भी टेबल या फिर कुछ ले लिया जाता है और इस पौधा को इस पर पीटा जाता है। तो पीटने से क्या होता है, जितना इसमें अन्न है वो टूट कर नीचे गिर जाता है। या फिर
या फिर जानवरों का भी उपयोग किया जाता है, बैल का। ठीक है, क्या किया जाता है, बैल को बीच में बांध दिया जाता है और उसमें रस्सी लगा रहता है और यहाँ अन्न जितना भी पौधा है नीचे रख दिया जाता है और ये बैल गोल गोल घूमेगा, पौधा पर चलेगा, उसके पैर के वजन से जितना भी पौधा में धान है या फिर अन्न है वो टूट के नीचे गिर जाएगा। और अब तो मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, थ्रेशिंग मशीन का। ठीक है, देखिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है, देखिए किस तरह से ये पौधा है और इस पौधा को पीटा जा रहा है ताकि ये धान का जो भी बीज है वो नीचे आ जाए और ये डंडी को पीछे फेंक देगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है प्लेट अथवा समाचार पत्र का उपयोग रखिए। क्रियाकलाप दिया हुआ था नीचे, एक क्रियाकलाप देखिए, क्रियाकलाप दिया हुआ है सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे। अब देखिए अगला विधि है निष्पावन विधि। ठीक है, निष्पावन विधि, थ्रेसिंग विधि समझ में आ गया, निष्पावन विधि। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे, ठीक है, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर एक साथ मिश्रित कीजिए। क्या कीजिए, सूखा रेत ले लीजिए, ठीक है, उसमें लकड़ी का कुछ बुरादा, लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा मिला दीजिए और सूखा सूखा पत्ती मिला लीजिए। ठीक है, इस क्रियाकलाप को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र पर उपयोग कीजिए। ठीक है, के लिए उपयोग कीजिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? तो ये काफ़ी कठिन है कि हम बालू ले लिए हैं और बालू में लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिए हैं और पत्ता, सूखा पत्ता को एकदम तोड़कर इसमें पूरा बालू में मिला दिए हैं। तो क्या होता है, क्या आप दोनों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? तो नहीं। क्या दोनों अवयवों के कणों को माप समान है? तो बिल्कुल नहीं। बालू का जो कण है वो ज़्यादा है, पत्ता और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो कम है। दोनों का साइज़ भी इक्वल नहीं है, दोनों का वजन भी इक्वल नहीं है। पत्ता, सूखा पत्ता हल्का होता है, लकड़ी का टुकड़ा भी हल्का होता है, लेकिन जो बालू है उसमें वजन होता है दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या हस्त चयन द्वारा इस अवयव को पृथक करना संभव है? हाथ से चुनना तो संभव ही नहीं है। क्या आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाएं? अब क्या बोला, अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाएं, किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाएं और मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाइए, थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे गिरे। ठीक है, क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा अगर मान लीजिए आप लोग बादाम खाए होंगे स्टेशन में, ट्रेन में खाए होंगे, तो उसका जो छिलका होता है ऐसे हाथ से मसल दिया जाता है, उसके बाद फिर मुंह से फूंक कर उसके जो छिलके होते हैं दूर कर दिया जाता है और बादाम खा लिया जाता है। तो यही है हमारा निष्पावन विधि। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो हम लोगों ने रेत लिया था, रेत में सूखे पत्ते के टुकड़े थे और लकड़ी का टुकड़ा था और उस बालू को आप ऊंचा हवा में ले जाकर नीचे गिराइए तो बालू एक जगह नीचे गिरेगा और जो पत्ता और लकड़ी है कहीं दूर जाके गिरेगा। ठीक है, किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन विधि कहा जाता है। यानी हवा के माध्यम से अगर किसी मिश्रण को अलग करते हैं तो वह निष्पावन विधि है। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयव को पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पास ये कर रही हैं, आप चित्र में देख सकते हैं, ये है लेडी है, ये अनाज है, इसमें भूसा है, हल्का हल्का भूसा है, तो ये अनाज नीचे गिर रहा है क्योंकि इसमें वजन है और जितना भी भूसा है हवा के माध्यम से उड़कर कहीं साइड में गिर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर एकत्र हो जाते हैं कहीं साइड में, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेता है। अगर अलग हुए भूसे के पशुओं के चारे सहित अन्य प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है। और ये जो जितना भूसा साइड में निकला इसका उपयोग जानवरों को देने में किया जाता है और ये अन्न तो इंसान लोग खाते हैं। ठीक है, तो देखिए चालन विधि, अगला क्या है, चालन विधि। कभी कभी हम आटे को व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, व्यंजन, हमें इसे उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए आटा में कभी कभी हम लोग को चोकर ज़्यादा हो जाता है तो उसे छानने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलनी से, तब हम क्या करते हैं, इसके लिए आप छन्नी का उपयोग करते हैं तथा आटे को डालते हैं। ठीक है, छलनी का उपयोग करके आटा को डाला जाता है और जितना भी चोकर है वो ऊपर रह जाता है और आटा नीचे गिर जाता है ना। आटे के छोटे कण चलनी के छिद्र द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चलनी में ही रह जाती है। प्रायः आटे की मील में गेहूँ को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। साधारणतः गेहूँ की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है। चावल द्वारा पत्थर, डंडिया, भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाता है उसे दूर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आपने इस प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण तथा स्थानों में रेत से कंकड़ तथा पत्थर को पृथक करने के उपयोग में देखा कहने का मतलब है कि इस तरह से बालू को भी अलग किया जाता है। ठीक है, बालू चालना है घर बनाने के लिए
तो ये एक रहता है बहुत बड़ा चलनी, इसके ऊपर बालू डाला जाता है और जो बड़े कंकर है ऊपर रह जाते हैं और छोटे छोटे बालू नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी चालन विधि का एक पिक्चर था। अगला क्रियाकलाप देखिए। क्रियाकलाप है, कक्षा में एक चलनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। ठीक है, आप कक्षा में चलनी और थोड़ा सा आटा लाइए। चालन द्वारा आटे में अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चौक का पाउडर बनाइए तथा आपको आटे के साथ मिला देना है। ठीक है, आप क्या कीजिए, आटा में चौक का पाउडर मिला दीजिए। अब चलिए, क्या चौक का पाउडर अलग हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो आटा है और चौक का पाउडर है दोनों का साइज सेम ही होगा, छोटा छोटा। और चौक का पाउडर बनाइए तथा उस आटे में मिलाइए। ठीक है, इस मिश्रण का चालन कीजिए। ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिसकी अमाप में अंतर हो को पृथक किया जा सकता है। मतलब चालन विधि द्वारा वैसे ही मिश्रण को पृथक किया जा सकता है जिसमें दोनों जो मिश्रण है उसका अमाप अलग हो, मतलब साइज अलग हो, तभी हम उसे पृथक कर सकते हैं। अगर हम लोग आटा में कोई भूसा है तो अलग हो जाएगा, लेकिन आटा में चौक का पाउडर मिला दे तो कभी चलनी विधि से अलग नहीं हो सकता है। अगला है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधि। क्या है? अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन विधि। ठीक है, देखिए अवसादन, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना असंभव हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा, यानी कि जो हवा द्वारा किया जाता था, हवा द्वारा, या फिर हस्तचयन, हाथ से, इससे अलग करना असंभव हो जाता है। उदाहरण के लिए चाय तथा दाल में घुली मिट्टी। मान लीजिए चाय और दाल में मिट्टी घुल गया है, तो उसको कैसे अलग करेंगे? जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चाय तथा दालों का पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे अलग किया जा सकता है? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल में डुबाया जाता है। हाँ, इससे कि मान लीजिए आपका जो चावल और दाल है उसमें हल्के हल्के एकदम मिट्टी के कण लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब गंदगी लग गया है, तो आप उसे कैसे, हाथ से थोड़ी ना आप उसे साफ़ कर पाएंगे, इतने छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं। या फिर और ना ही उसको आप वायु द्वारा, निष्पावन विधि द्वारा भी कर सकते हैं। वायु में ऐसे रखेंगे तो बस थोड़ा सा ही कंकड़ जाएगा, मिट्टी तो नहीं जाएगा। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, धोते हैं उसको, पानी में धो देते हैं, तो जितना गंदगी है पानी के नीचे बैठ जाता है। प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल को डालते हैं तब उसकी चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे कि धूल के कण पृथक हो जाते हैं। यह अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए कि बर्तन में तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? आपने क्या देखा कि मान लीजिए कि चावल को धो रहे हैं तो गंदगी कहाँ जाएगा? पानी के ऊपर तैरेगा कि पानी के तली में बैठेगा? आप सोच कर बताइए। ठीक है, देखिए अब आगे। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर निकाल दिया था। अगर मान लीजिए आप चावल धो रहे हैं बर्तन में, तो क्या होता है कि चावल में जो बहुत ही छोटा छोटा गंदगी रहता है, बहुत छोटा छोटा, मतलब बहुत हल्का हल्का, तो क्या होगा कि चावल नीचे बैठ जाएगा, जो गंदगी है पानी के ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, और उस पानी को, जो गंदगी तैरेगा, उसको हम लोग पानी को बाहर फेंक देते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन विधि कहा जाता है। ठीक है, क्या अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उलेरने को निस्तारण विधि कहा जाता है। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मान लीजिए कि क्या अंतर है, देखिए चित्र के माध्यम से। मान लीजिए ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है और इसमें इतना पानी डाला हुआ है। ठीक है, पानी डाला हुआ है और आप इस पानी में क्या कीजिए, चावल डाल दीजिए। पूरा चावल यहाँ तक भर दिए। ठीक है, अगर इस चावल में गंदगी है, अगर गंदगी में मान लीजिए कंकड़ है, तो कंकड़ क्या होगा, पानी के तली में बैठ जाएगा। ठीक है, पानी के तली में बैठ जाएगा कंकड़, और आप चावल को हाथ से बाहर निकाल लीजिए तो कंकड़ अलग हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग मिश्रण से अलग कर रहे हैं, अगर जो गंदगी है अगर पानी के तली में बैठ जाए तो उसको बोलेंगे निस्तारण विधि। ठीक है, और मान लीजिए इसमें भूसा है, हल्का हल्का छोटा छोटा भूसा है, या फिर कोई हल्का सा पाउडर है, तो क्या करेगा, हल्का होने के कारण क्या होगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा, तो हम पानी को नीचे गिरा देंगे, तो उसको बोलेंगे अवसादन विधि। मतलब कि जो मिश्रण में से जो पानी के तली में बैठ जाता है वो निस्तारण विधि, और जो पानी के ऊपर तैरता है वो अवसादन विधि। ठीक है, अब हम ऐसे अन्य मिश्रण का पता लगाएं जिसमें अवयवों को अवसादन या निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फोटो एक, ये कोई अन्न है, तो नीचे जो गंदगी बैठ गया, ये क्या था, नीचे जो गंदगी बैठ गया वो अवसादन विधि। ठीक है, और निस्तारण विधि। ठीक है, नीचे जो बैठा निस्तारण, याद रखिएगा, न से नीचे, न से निस्तारण। नीचे जो गंदगी बैठा निस्तारण विधि, और जो ऊपर में, पानी के ऊपर में कोई गंदगी तैर रहा है तो वह है अवसादन विधि। ठीक है, आई थिंक याद हो गया होगा। नीचे जो बैठ गया निस्तारण विधि, और जो ऊपर में तैर रहा है अवसादन विधि। ठीक है, आगे देखिए। यह सिद्धांत ऐसे द्रवों को, मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। मान लीजिए पानी में तेल गिर गया है, तो इसी विधि द्वारा हम लोग
अवसादन विधि द्वारा अलग करते हैं। मान लीजिए एक ग्लास है, उसमें तेल गिर गया तो क्या करेंगे, देखिए ग्लास है और इसमें पानी है और इसमें तेल गिर गया, तो तेल क्या होता है, नीचे ना बैठता है, तेल ऊपर में तैरने लगता है। तो हम लोग अवसादन विधि द्वारा क्या करेंगे, ग्लास को थोड़ा टेढ़ा करेंगे और तेल को किसी दूसरे बर्तन में गिरा लेंगे। ठीक है, तो अवसादन विधि द्वारा ही हम लोग तेल और पानी के मिश्रण को भी अलग करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बन जाता है उसे, ये तो वही चीज़ है जो हम अभी बताया। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। अभी कौन सा, ठोस और द्रव के मिश्रण पर विचार किया जाता है। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं, तो चाय छन्नी का प्रयोग करते हैं। अक्सर आप छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा उस कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियाँ भी मिलती है। अब चाय को छन्नी में डालकर कीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियाँ छन्नी में आ जाती है। इसी प्रक्रम को निस्यंदन विधि भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए निस्यंदन विधि क्या है, कि निस्यंदन विधि क्या है पहले और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक चाय है, ठीक है, चाय का कप है, इसमें चाय भी है और चाय पत्ती भी है और बहुत सारा सूखा सूखा पत्ता जो होता है, चाय पत्ती होता है, वो भी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा देर बैठने देंगे तो जितना चाय पत्ती है नीचे बैठ जाएगा। फिर हम लोग ग्लास को टेढ़ा करके ऊपर से जितना चाय है किसी और ग्लास में रख लेंगे। लेकिन ऐसा करने के बावजूद छोटा छोटा पत्तियाँ और कुछ जो होता है वो सब जितनी भी है ना इसमें रह जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग इसको किसी छन्नी द्वारा छान लेंगे। क्या कि दोबारा से इसको छान कर और ज़्यादा फिल्टर कर लिए, तो इसी को निस्यंदन कहा जाता है या फिर फिल्टर करना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो आपको कौन सा विधि ज़्यादा अच्छा लगा चाय को छानने में, निस्तारण जो हम लोग ग्लास में ऐसे टेढ़ा करके दूसरे में ढाल लिए थे, या फिर निस्यंदन उसको छान भी लिए थे। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन सा विधि सही है। आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है, तो सबको तो सुरक्षित जल, साफ़ सुथरा जल पीने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, कभी कभी नाले से गंदा जल, ठीक है, गंदा जल प्राप्त हो जाता है। तालाबों या नदियों में एकत्र किया गया जल भी पंकिल हो जाता है। ठीक है, कभी कभी तालाब और जो नदी है उसमें जो जल है वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, देखिए आइए हम अब देखते हैं कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल के मिट्टी जैसे विलय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पानी जो गंदा होता है उसे शुद्ध हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक क्रियाकलाप लेते हैं। तालाब या नदी पर पंकित जल लीजिए, मतलब पंकिल जल मतलब कि थोड़ा गंदा वाला जल। ठीक है, गंदा वाला जल ले लिए। यदि यह ना मिले तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला लें। अब जल लेने कौन जाएगा नदी, तो गिलास में ही मिट्टी मिला दे। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। मान लीजिए गिलास लिए, गिलास में पानी डालें और उसमें मिट्टी भी मिला दी है और कुछ देर उसको छोड़ दीजिए आधे घंटे तक। फिर उसको देखिए क्या होता है। क्या होगा कि पानी में जितना गंदगी था ना, तो गंदगी जितना भारी कण है वो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, ग्लास के तल में बैठ जाएगा और जो पानी रहेगा ऊपर हो जाएगा। क्या ग्लास के तले में कुछ मिट्टी बैठ गई, तो हाँ बिल्कुल बैठ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे ज़मीन में बैठ गई मिट्टी, तो उस प्रक्रम को क्या कहेंगे, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, निस्तारण विधि। ठीक ना, निस्तारण विधि। ठीक है, अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ी तिरछा कीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि गिलास है, गिलास में पानी था, जितना गंदगी है नीचे बैठ गया, थोड़ा सा इसको तिरछा कर लीजिए, किसी दूसरे गिलास में ऊपर वाला पानी को रख लीजिए। लेकिन फिर भी पानी में बहुत ही छोटा छोटा कण हो जाए, गंदगी अभी भी होगा। ठीक है, रख लीजिए। अब क्या बोल रहा है, अब दूसरे गिलास का जल पर पंकिल अथवा भूरे रंग का है। ठीक है, अभी भी वो जो जल है मतलब थोड़ा गंदगी है, उसमें कलर चेंज है। ठीक है, ओरिजिनल कलर में नहीं है। अब इसका निस्यंदन कीजिए। अब क्या बोल रहा है, इसका निस्यंदन करने के लिए, निस्यंदन मतलब किसी छन्नी से छानने के लिए। ठीक है, क्या चाय
वाली छन्नी का कार्य किया जाएगा तो पानी में तो इतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा कण है कि छन्नी से तो कुछ होगा ही नहीं, टोटल पानी ही गिर जाएगा। तो यहाँ छलनी का कोई काम नहीं है। कपड़े के टुकड़े में बुने तागों की बीच छोटी छोटी छिद्र तथा रंध्र होती है। कपड़े के इन्हीं छिद्र का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। और आप अब क्या करें कि चाहे छन्नी के बजाय कपड़ा ले लें कोई, ठीक है, और उसमें उस पानी को छान लें। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, वो जितना गंदगी था ग्लास में नीचे बैठ गया, ऊपर का पानी निकाल लिए और जो पानी बचा उसको कपड़ा से हम छान ले रहे हैं। ठीक है, यदि जल में भी गंदा है, अभी भी वो जल गंदा होगा तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदन किया जा सकता है। अभी भी गंदा है तो एक फिल्टर पत्र आता है, ठीक है, पेज होता है, पेपर होता है, फिल्टर पत्र, इसके द्वारा भी हम लोग उस पानी को छान सकते हैं, जिसमें और छोटे छोटे रंध्र होते हैं। फिल्टर पत्र में इतने छोटे छोटे रंध्र होते हैं कि पानी नीचे जाएगा, एकदम छोटा छोटा भी गंदगी होगा ना पानी में, वो भी छान आकर ऊपर आ जाएगा। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। यहाँ क्रियाकलाप में दिया है 3.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दिए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर किप में लगा दिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्र में नहीं गुजरते और फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। ठीक है, ये फिल्टर पत्र है, इसको इस तरह से मोड़ दिया गया शंकु के रूप में और इसको रख दिया गया किप में, और उसके बाद पानी डालते हैं तो जितना भी गंदगी है छोटा छोटा तो ये पत्र में रह जाता है, पानी नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये चित्र में दिया हुआ है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले इनके बीजों या ठोस कणों को पृथक किया जा सकता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों तथा पनीर बनाने में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसे नींबू का रस मिलाया जाता है। ठीक है, दूध में नींबू का रस मिलाया जाता है पहले, फिर पनीर बनता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। इससे क्या होता है कि पनीर के ठोस कण और द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर जैसे ही दूध में हम लोग नींबू का रस मिलाएंगे तो दूध फट जाता है और दूध के ठोस ठोस कण बन जाते हैं और कुछ पानी बन जाता है दूध, है ना, वही बता रहा है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े के छन्नी या से फिल्टर पृथक किया जा सकता है। और ये पनीर अलग करना है तो कपड़ा से उसे छान लिया जाता है, तो जितना भी दूध जो पानी बन गया था वो नीचे गिर जाएगा और वो जो ठोस है वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है वाष्पन विधि। वाष्पन विधि, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए। एक बीकर ले लीजिए कोई भी, उसमें पानी लेकर 2 चम्मच नमक मिला देना है। नमक मिलाने के बाद अच्छी तरह से हिलाइए। उसके बाद जल के रंग में कोई परिवर्तन देखेंगे। हाँ, नमक मिलाएंगे तो जल का रंग में थोड़ा परिवर्तन आता है। हिलाने के बाद क्या पानी में कोई नमक देखते होंगे? जब मिला देंगे तो पानी में नमक नहीं दिखाई देगा, बस हल्का सा कलर चेंज होगा। नमक के जल में भरे बीकर को गर्म कीजिए। अब उस पानी को गर्म कीजिए। ठीक है, जल को उबलने दीजिए। बीकर में क्या बचता है, जल को ले लीजिए, इसको इस पानी में क्या है, नमक मिला हुआ है, इस पानी को उबलने दीजिए। जितना देर उबल रहा है इसको उबलने दीजिए। ठीक है, इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का उपयोग किया। इसमें क्या हुआ कि इस जल में जो हम लोग नमक मिलाए थे तो क्या हुआ, जैसे इसको हीट किए तो ये पानी जो है वाष्प बन के ऊपर उड़ गया और क्या नीचे बच जाएगा, नमक। तो पानी और नमक को हम लोग अलग कर लिए। ये कौन सा विधि होता है, तो वाष्पन विधि होता है। ठीक है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है। अब जल का वाष्पन करना है या वाष्प बनाना है तो ज़रूरी नहीं है कि गर्म किया जाए। अब आपके घर में जो पानी है उसमें भी वाष्पन हो रहा है, नदी में भी हो रहा है, बिना गर्म बिना धूप के भी ऑटोमेटिक वो होते रहता है। हल्का होगा लेकिन होता है। ठीक है, आपके विचार में नमक कहाँ बनता है? नमक कहाँ बनता है आप लोग को पता होगा। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होता है। समुद्र के पानी में तो बस लवण है, यानी कि नमक ही है। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण लवण होता है। जब समुद्र के जल में बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से गर्म
होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्प हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? साधारण नमक तो बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं समुद्र किनारे और उसमें समुद्र का पानी डाल दिया जाता है और समुद्र का जो पानी है, ठीक, गड्ढा किए, समुद्र का पानी डाल दिए, तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि समुद्र का जो पानी है धूप के वजह से ये वाष्प बन के उड़ जाएगा और नीचे बहुत बड़ा बड़ा साधारण नमक का चट्टान बच जाएगा और उसे फैक्ट्री में संशोधन करके उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए चित्र में भी दिया हुआ है, ये गड्ढा किया गया, इसमें पानी डाल दिया गया और कुछ दिन बाद ये वाष्प बन के पानी उड़ जाएगा और ये नमक बच जाएगा। ठीक है, यहाँ भी दिया हुआ है एक, देखिए। अब देखिए पृथक करने की एक से अधिक विधियाँ का उपयोग। किसी भी चीज़ को पृथक करने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग भी कभी कभी किया जाता है। हमने पदार्थों को पृथक करने के लिए कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक विधि से किसी मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें एक या एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, देखते हैं। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। रेत और नमक को आप मिला दीजिए। ठीक है, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? रेत और नमक, इसे पृथक करना बहुत मुश्किल है। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है। अगर नमक और रेत आपस में मिला हुआ है तो इसको हम लोग कभी भी हाथ से तो हस्तचयन विधि से अलग नहीं कर सकते। तो कम से कम इसमें दो विधियों की ज़रूरत पड़ेगी बालू और नमक को अलग करने के लिए। कौन कौन सी देखते हैं। इस मिश्रण को बीकर में रखिए। अब क्या कीजिए, बालू नमक मिला लीजिए, इसको बीकर में रख दीजिए। इसमें से कुछ में जल मिलाइए। ठीक है, उसमें जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर के तली में बैठ रहा है? इसके निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? ठीक है, तो आप क्या किए कि बालू नमक मिला लिए और उस बालू नमक को किसी पानी में डाल दिए। कुछ देर होगा कि बालू नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा और नमक कहाँ जाएगा? तो पानी में घुल जाएगा। आप बालू को पानी जो है उसको दूसरे बर्तन में रख लीजिए और बालू फेंक दीजिए। तो अब वो पानी में क्या बचा? पानी में बचा नमक। अब पानी और नमक को वाष्पन विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। तो मतलब बालू और नमक को अलग करने में हमें दो विधियों की आवश्यकता पड़ी, है ना। देखिए अब क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए वाष्पन विधि द्वारा करेगा डायरेक्ट। अब देखिए क्रियाकलाप, अब उस पानी में क्या बच गया है? तो नमक। तो इस नमक को क्या किया है? गर्म करके वाष्पन द्वारा इसे अलग कर लिया गया। ये तो नहीं है, वाष्पन में संवहन दे रहा है, संघनन। तो वो समझ में आप देखिए संघनन क्या है, यहाँ पढ़ते हैं। अब इस निस्तारित द्रव को नमक व जल को पृथक करना। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद रखिए। क्या कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की कोटी से वाष्प निकलते हुए देख सकते हैं, है ना। देखिए ये नमक से भरा हुआ पानी है जिसे गर्म किया जा रहा है और इस केतली का जो मतलब ये जहाँ मुंह है यहाँ से निकल रहा है वाष्प और इस वाष्प को यहाँ कोई बर्तन ले लीजिए। ठीक है, बर्तन के ऊपर बर्फ़ रख लीजिए ताकि ये वाष्प इसमें टकराए और बर्फ़ के ठंडा होने की वजह से ये जो वाष्प है संघनन होकर पानी बन के वापस मग में या फिर किसी चीज़ में आ जाए। और जब पानी ख़त्म हो जाएगा इस केतली में तो उसमें क्या बचेगा? नमक। तो पानी अलग हो गया, नमक अलग हो गया। एक धातु की प्लेट लीजिए। ठीक है, यहाँ वही बता रहा है जो मैंने एक्सप्लेन किया ना। धातु को प्लेट लीजिए, उसके ऊपर बर्फ़ रखिए और जैसे ही ये वाष्प इस बर्तन में टकराएगा तो ये जो बर्तन है ये पहले से ठंडा है। तो ठंडा होने की वजह से ये वाष्प जो है ठंडा होकर जम जाएगा और पानी का बूंद बन के वापस गिर जाएगा। ठीक है, जब आप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट में संपर्क में आती है तो ये संघनन होकर द्रव बन जाती है।
ठीक है, वही कह रहा है कि जब जो वाष्प है, जो ठंडा सा जो बर्तन है उसमें टकराती है तो संघनन होकर द्रव्य बन जाती है, ठीक है, और बूंद बन के ये नीचे गिर जाती है। यही चीज़ बता रहा है ये। अब देखिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, वो सब कोई ख़ास यूज में नहीं आएगा। अगला है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा में घोला जा सकता है। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि आप गिलास ले लीजिए, ठीक है, एक गिलास लीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए इतना, और इसमें नमक घोलिए 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, फिर 4 चम्मच, ऐसे करके आप देखिए कितना चम्मच इस पानी में नमक जा सकता है। तो ऐसा होगा कि हो सकता है कि 4 या 5 चम्मच के बाद ये पानी में आप कितना भी नमक डाल दें, नमक घुलेगा ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ वही बता रहा है। अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलनशील विलयन होते हैं। हाँ, हम लोग पढ़ा था कि कोई कोई पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उन पदार्थों की मात्रा निरंतर बढ़ाएं तो क्या होगा, ठीक है। देखिए क्रियाकलाप है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिमाग का देखिए, इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास की आवश्यकता होगी। ये कार्य के लिए आपको एक बीकर चाहिए और एक गिलास की आवश्यकता होगी। 1 चम्मच नमक और जल की भी आवश्यकता होगी। आधा कप बीकर में उड़ेलिए, ठीक है, एक बीकर लीजिए और आधा कप उस पर जल डालिए, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। इसमें डालकर तब तक विरोलित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह न घुल जाए। तो बीकर लीजिए कोई, और उसमें नमक डालिए 1 चम्मच, और उसको हिलाइए जब तक वो पूरा उसमें ना घुल जाए। अब फिर से 1 चम्मच नमक डालिए, भली भांति विरोलित मतलब उसको मिलाइए। इसी प्रकार एक चम्मच करके नमक मिलाते जाइए और हिलाते जाइए, ठीक है, नमक मिलाइए और उसको उसमें मिलाइए अच्छी तरह से कि नमक उसमें घुल रहा है कि नहीं। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। यह संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। संतृप्त विलयन क्या है कि जब कोई पानी लिए हम, ठीक है, और पानी में हम नमक मिलाएं, 1 चम्मच मिलाएं, पानी में घुल गया, 2 चम्मच मिलाएं, पानी में घुल गया, 3 चम्मच मिलाएं, पानी में पूरी तरह विलय हो गया, 4 चम्मच भी विलय हो गया, 5 चम्मच भी विलय हो गया, लेकिन छठा चम्मच जैसे ही हम नमक मिलाएं तो वो नमक इसमें विलय ही नहीं हो रहा है, जाके इसके तली में बैठ गया। 7वां चम्मच भी मिलाए तो इस पानी में विलय ही नहीं हो रहा, वो भी जाके इसके अंदर बैठ गया। तो ये जो पानी है ना, अब नमक को घोलने योग्य नहीं रहा है। ये पानी अब क्या बन गया है, तो संतृप्त विलयन बन गया है कि अब इसमें कुछ भी नहीं घुलेगा। इसे ही संतृप्त विलयन कहा जाता है, ठीक है। यह एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में, अब देखिए पहेली क्या कर रही है, रेत में अधिक मात्रा मिले गए नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। क्या कर रही है पहेली कि रेत में नमक घुल गया है तो उसको पुनः प्राप्ति करने का प्रयास कर रही है। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन करने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलय नमक रेत के साथ मिलाकर सही किया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती है, ठीक है। आगे देखिए, कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण के सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने में पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? देखिए अगला एक क्रियाकलाप है, अभी वो नमक वाला आप समझ गए होंगे। देखिए अगला क्रियाकलाप, बीकर में कुछ जल लीजिए, ठीक है, उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें नमक न घुल जाए। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। हाँ, बीकर में पानी लिए और नमक मिलाते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा, वो पानी संतृप्त हो जाएगा। संतृप्त मतलब ऐसा बन जाएगा पानी कि अब नमक घोल ही नहीं पाएगा, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं।
अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए, इसे गर्म कीजिए। ठीक है, अब उस जो पानी संतृप्त हो गया है, मतलब कि अब उसमें नमक नहीं घुल रहा है, अब उसी पानी को ले जा गर्म कीजिए। क्या आप पाते हैं, बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ, फिर घुल जाएगा। जैसे उसको गर्म करेंगे ना संतृप्त विलयन को, तो और नमक डालेंगे और भी वो घुल जाएगा। क्या अब यह घुल गया, तो हाँ, यदि हाँ तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है, तो कुछ तो घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठा दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप ये क्रियाकलाप जरूर करके देखें, बहुत अच्छा क्रियाकलाप है। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल की विभिन्न विलय पदार्थों के समान मात्रा घुलती है, आइए पता लगाएं। एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप ये नमक वाला करके देखिए, बहुत अच्छा है। 2 गिलास लीजिए, ठीक है, और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 2 गिलास लेना है, प्रत्येक में आधा आधा गिलास पानी। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक हिलाइए या फिर तब तक मिलान कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलय संतृप्त होने पर डालते जाइए। नमक के चमचों की संख्या जो कि घोली गई है सारणी 3.2 में करना। इसके क्रियाकलाप में चीनी से दोहराइए आपको विलय में। देखिए क्रियाकलाप क्या कहना चाह रहा है, हम समझा दे रहे हैं। क्या है कि देखिए, नमक लीजिए, 2 गिलास लेना है, ठीक है। दोनों गिलास में 1 गिलास में नमक डालिए, 1 गिलास में चीनी डालिए। देखिए कि पानी में नमक ज़्यादा जा रहा है या फिर चीनी। जब घुले पदार्थ का क्या क्या मात्रा हो रही है, मतलब अगर आप आधा गिलास पानी लेंगे ना, तो 2 या 3 या 4 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा पानी में घुल जाएगा। और चीनी कितना चम्मच घुलेगा पानी में, यहाँ आपको भरना है, ठीक है। तो ये क्रियाकलाप है आपका। और हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, मंथन पढ़ा था, है ना। मंथन, दूध से दही का अलग करना मंथन विधि द्वारा। संघनन पढ़ा था। संघनन क्या होता है कि जब किसी पानी का वाष्प निकलता है, ठीक है। जब मान लीजिए कि ये बर्तन है, इसे गर्म किया गया, तो इसमें से वाष्प जो निकलेगा, अगर हम लोग किसी ठंडे बर्तन से, ठीक है, ठंडा कोई बर्तन है, इस पर बर्फ़ रख दिए बहुत ज़्यादा, तो ये वाष्प जैसे ही किसी भी ठंडा चीज़ से टकराएगा ना, तो ये वाष्प पानी का बूंद बन के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो यही संघनन विधि होता है कि वाष्प ठंडा के संपर्क में आने के बाद संघनन हो जाता है और वह पानी का बूंद बन जाता है। निस्तारण हम लोगों ने पढ़ा था। निस्तारण, जब हम लोग किसी मिश्रण को अलग करते हैं और वो मिश्रण अगर नीचे बैठ जाए गंदगी, तो उसे निस्तारण विधि, वाष्पन विधि, ये जो पानी गर्म करने पर वाष्प निकलता है। निस्यंदन विधि, निस्यंदन विधि में छाना जाता है, ठीक है। हस्तचयन विधि, हाथ से निकालना। संतृप्त विलयन पढ़ा, और साधन पढ़ा, चालन, विलयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अगला सारांश दिया हुआ है, इसे हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज है, ठीक है। ये सारांश, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उनके अवयव को पृथक करने की कुछ विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधि हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर में, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, ये सब मिश्रण से अवयव को अलग करने की विधियाँ हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है, सही बात है। भूसा अनाज के भारी कणों से निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। निस्तारण विधि मतलब हवा द्वारा किया जाता था। किसी मिश्रण के कणों को आपस में अंतर का उपयोग चालन के निस्यंदन क्रियाकलापों द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई 2 मिश्रण है, उसमें जो कण है उसका अमाप में अंतर है, मतलब साइज में अंतर है, कोई छोटा अमाप का है और कोई बड़ा है, जैसे आटा में भूसा, तो उसको निस्यंदन विधि द्वारा छान कर अलग निकाला जा सकता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत की भारी कण तली में बैठ जाती है और निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। बहुत आसान था ये। अगला है द्रव तथा इसमें विलय पदार्थ के अवयव को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। निस्यंदन मतलब छानकर। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तन करने विधि को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन विधि
का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुले सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलय पदार्थों का विभिन्न मात्राएं घोलता है। जल ही जो है जिसमें बहुत सारे मात्राएं घोली जा सकती है। ठीक है, और यह अभ्यास प्रश्न है, आप लोग बनाएं इसे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ख्याल रखें।